अभी सुन रहे हैं संपादकीय प्रभात खबर का। दिन है मंगलवार, तारीख है 21 मार्च 2023। विषय है राहुल गांधी का महत्व बढ़ाती भाजपा। विषय क्या है? राहुल गांधी का महत्व बढ़ाती भाजपा। यह आलेख प्रभु चावला जी लिखे हैं, जो एडिटोरियल डायरेक्टर द न्यू इंडियन एक्सप्रेस के हैं। साहित्यकार ऑस्कर वाइल्ड ने कहा था कि अपने बारे में चर्चा होने से अधिक खराब केवल एक ही बात हो सकती है, और वह है अपने बारे में चर्चा नहीं होना। भाजपा ऐसे दल के रूप में दिखना चाहती है कि उसकी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं है। राहुल गांधी अपनी पार्टी के प्रसार के लिए अपनी यात्रा के बारे में बात करना पसंद करते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा से वे चर्चा में आए, और इसका श्रेय भाजपा की आक्रामक राजनीति को है। हाल में लंदन में दिए गए भारतीय लोकतंत्र के खात्मे के बारे में उनके बयान के बाद केसरिया खेमा चीख कर उन पर राजद्रोह का आरोप लगा रहा है। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि यह हमारी समस्या, यानी मोदी के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं का हास्य है। यह आंतरिक समस्या है और देश के भीतर से ही इसका समाधान निकलेगा, बाहर से नहीं। आगे उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र वैश्विक हित में है और उसका असर हमारी सीमाओं से परे भी होता है। अगर इसका पतन होता है तो धरती पर लोकतंत्र को बड़ा घातक झटका लगेगा। इसलिए उन्होंने अपने श्रोताओं से कहा, यह उनके लिए महत्वपूर्ण है और इससे उन्हें आगाह रखना चाहिए। चर्चा के केंद्र में आने से किसी राजनेता के अहम को सबसे अधिक तुष्टि मिलती है। भले ही राहुल गांधी को देश में गंभीर श्रोता न मिलते हों, पर उन्हें भाषण के लिए लंदन का चयन नहीं करना चाहिए था। जैसी उम्मीद थी, संसद की शुरुआत शोर शराबे से हुई। आमतौर पर व्यक्ति आधारित राजनीति से परहेज रखने वाले पुरानी शैली के नेता राजनाथ सिंह पहला शब्द वान फेंका। इस संसद के सदस्य राहुल गांधी ने लंदन में भारत का अपमान किया है। मेरा निवेदन है कि सभी सदस्य उनके भाषण की निंदा करें और राहुल गांधी को देश से माफ़ी मांगने को कहें। सिंह की आवाज़ में कई मंत्रियों और पार्टी सांसदों ने आवाज़ मिलाई और राहुल गांधी को एक भारत विरोधी अराजकतावादी के रूप में प्रस्तुत किया गया, जो मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास को नकार रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी राहुल गांधी को भारत विरोधी टूल किट का अस्थायी हिस्सा बताया। इसी प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने भाजपा और मोदी के विदेश में दिए बयानों का हवाला दिया, जिनमें भारतीय नेताओं और दलों पर अपमानजनक बातें कही गई थीं। राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि जब वे सदन में बोलने के लिए खड़ा होते हैं, उनका माइक बंद कर दिया जाता है। उन्होंने लंदन के भाषण के बारे में संसद में स्पष्टीकरण देने के अपने अधिकार का दावा किया। भाजपा ने उनकी कही बात को साबित कर दिया। जब वे बोलने के लिए खड़े हुए, लोकसभा की कार्यवाही तुरंत स्थगित कर दी गई। दुर्भाग्य से भाजपा की ओर से पहले बोलने वाले नेता बड़बोले हैं। उन्हें लगता है कि चीखने चिल्लाने से उनका समर्पण सिद्ध होता है। अजीब ही है कि दिल्ली पुलिस ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बातचीत में सामने आई यौन हिंसा के एक नए मामले के बारे में पूछताछ करने का नोटिस राहुल गांधी को दे दिया। धीरे धीरे राहुल गांधी की छवि एक ऐसे नेता की बनती जा रही है जिससे प्रताड़ित किया जा रहा हो। यह उनकी छवि के लिए बड़ी उपलब्धि है।
भाजपा के रणनीतिकारों ने वैश्विक उदासीनता के बारे में राहुल गांधी के कहे को भारतीय मामलों में विदेशी हस्तक्षेप मांगना समझ लिया। जो भाजपा कभी राहुल गांधी को पप्पू कहती थी, अब उन्हें एक ऐसा नेता मान रही है जिसके शब्द G20 क्वाड नेताओं से घिरे शक्तिशाली मोदी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कि सबसे बड़े दुश्मन के रूप में जितनी ज़रूरत राहुल गांधी को भाजपा की है, उससे कहीं अधिक ज़रूरत भाजपा को राहुल गांधी से है। मोदी का आम तरीका बदले की भावना से काम लेने की जगह उपलब्धियों से ऊपर उठना रहा है। भले ही गांधी परिवार और उसके चाटुकारों ने उन्हें मौत का सौदागर यानी रावण और चायवाला कहा हो, इस बार भी उन्होंने अपने आलोचक का नाम लिए बिना भारतीय लोकतंत्र की ताकत को रेखांकित किया है। जबकि केसरिया समर्थकों ने राहुल गांधी को अपशब्द कहकर अपने नेता का ध्यान खींचना चाहा। राहुल गांधी अपनी पार्टी के बाहर अपनी प्रासंगिकता तलाश रहे हैं और भाजपा के अति उत्साही लोगों ने उनके आरोप को फैलाकर उन्हें शायद यह अवसर दे दिया है। हाल में उनके राज्यों में विजयी रही भाजपा शांत रह सकती थी। ऐसा लगता है कि पार्टी राहुल गांधी को दीर्घकालिक प्रतिद्वंदी मानकर चल रही है। उसे पता है कि कांग्रेस के हाशिए पर जाने से क्षेत्रीय दल मजबूत होंगे, जिनके पास राष्ट्रीय दलों से अधिक लोकप्रिय स्थानीय नेता हैं। कांग्रेस की स्थिति यही है। चुनाव जीतने की क्षमता रखने वाले उसके कुछ नेता पार्टी छोड़ गए हैं। ईडी और सीबीआई के इस्तेमाल से भ्रष्ट क्षत्रपों को किनारे लगाया जा सकता है। भाजपा लड़ाई को राहुल बनाम मोदी तक सीमित कर 2024 में कांग्रेस के वर्चस्व वाले राज्यों में बड़ी जीत के लिए तैयार कर रही है। उन्हीं राज्यों से तय होगा कि मोदी सरकार को तीसरा कार्यकाल मिल पाता है या नहीं। फिलहाल कांग्रेस अपने नेता को चर्चा के केंद्र में पाकर खुश है। ओपिनियन पोल बताते हैं कि राहुल की लोकप्रियता बीते 2 साल में दुगनी हो गई है। क्या राहुल मोदी को उकसा रहे हैं क्योंकि उम्र उनके पक्ष में है और नेशनल हेराल्ड मामले के अलावा उन पर वित्तीय अनियमितता के आरोप नहीं हैं। मोदी 2025 में 75 साल के हो जाएंगे। राहुल उनसे करीब 2 दशक छोटे हैं। लोकप्रियता और स्वीकार्यता में भाजपा का कोई नेता मोदी के आसपास भी नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह 60 साल के होने वाले हैं। संघ परिवार में एक हिस्सा योगी आदित्यनाथ को आदर्श वैचारिक वारिस मानता है, पर उन्हें सांगठनिक मामलों से दूर रखा गया है। कांग्रेस को उम्मीद है कि मोदी के बाद राहुल देश के नेतृत्व के लिए सबसे स्वीकार्य चेहरा बन जाएंगे। जब संसद में विपक्ष परास्त होता है तो वह सड़क पर उतरता है। जब सरकार ऐसा करती है तो वह जनमत संग्रह बन जाता है। मोदी भारत की आत्मा के जनमत संग्रह में जीत चुके हैं। राहुल वैश्विक मंचों के इस्तेमाल से भारतीय मस्तिष्क का जनमत संग्रह जीतना चाहते हैं। उन्हें अनाप शनाप बोलकर भाजपा उस जगह को उन्हें परोस रही है जिसके लिए वे संघर्षरत हैं। अगला आलेख है जल ही जीवन है। इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य सलाहकार में इस सप्ताह संयुक्त राष्ट्र के मुख्यालय में आयोजित हो रहे जल सम्मेलन को सभी के लिए जल और स्वच्छता उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। पानी धरती पर जीवन के अस्तित्व के लिए आधारभूत आवश्यकता है।
आबादी में वृद्धि के साथ पानी की खपत बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन पृथ्वी पर साफ पानी की मात्रा कम हो रही है। जलवायु परिवर्तन और धरती के बढ़ते तापमान ने इस समस्या को गंभीर संकट बना दिया है। दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो चुकी है। इसमें से लगभग आधे लोगों को साल में कम से कम 1 महीने पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ता है। जलवायु परिवर्तन के कारण 2000 से बढ़कर 2000 से बाढ़ की घटनाओं में 134% वृद्धि हुई है और सूखे की अवधि में 29% की बढ़ोतरी हुई है। पानी के संरक्षण और समुचित उपलब्धता को सुनिश्चित कर हम पर्यावरण को भी बेहतर कर सकते हैं तथा जलवायु परिवर्तन की समस्या का भी समाधान निकाल सकते हैं। इस सम्मेलन में सरकार, उद्योग जगत और अंतर्राष्ट्रीय स्थानों के लिए लक्ष्य तो निर्धारित किए ही जाएंगे, साथ ही आम लोगों को पानी बचाने के मुहिम से जोड़ने के लिए भी कारगर कार्य योजना बनाने पर विचार होगा। दुनिया के कई हिस्सों की तरह भारत भी जल संकट का सामना कर रहा है। वैश्विक जनसंख्या का 18% हिस्सा भारत में निवास करता है, लेकिन 4% जल संसाधन ही हमें उपलब्ध है। बारिश के पानी को नहीं बचाने, भूजल के अंधाधुंध दोहन, पानी को साफ कर फिर से काम में लाने में कोताही आदि कारकों ने भविष्य के लिए बड़ी चिंता पैदा कर दी है। जलाशयों पर अनधिकृत कब्जा और नदियों में खनन एवं प्रदूषण की समस्या भी गंभीर है। यह संतोषजनक है कि जल बचाने का अभियान कई स्तरों पर चल रहा है, लेकिन उसकी गति को बढ़ाने की आवश्यकता है। देश के 7 राज्यों के 8220 यानी 8220 ग्राम पंचायतों में भूजल प्रबंधन के लिए अटल भूजल योजना चल रही है। स्थानीय समुदायों के नेतृत्व में चलने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा कार्यक्रम है। साथ ही नल से जल, नदियों की सफाई, अतिक्रमण हटाने जैसा प्रयास भी हो रहे हैं। जल संरक्षण की दिशा में बड़ी पहल करते हुए केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने इस वर्ष जनवरी में राज्यों के जल मंत्रियों का सम्मेलन आयोजित किया था। अब यह सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाएगा। इसके उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उचित ही रेखांकित किया कि सभी राज्यों को मिलकर काम करना होगा तथा जल संरक्षण एवं उपयोग किए गए पानी को फिर से इस्तेमाल में लाने के उपाय करने होंगे। अगला आलेख है संवाद का शाश्वत तत्व है कविता। संवाद का शाश्वत तत्व क्या है? कविता। यह आलेख लिखे हैं डॉक्टर कविता विकास, जो लेखिका हैं। यह जो संवाद लिखा गया है विश्व कविता दिवस पर लिखा गया है। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस सहज सरल भाषा का उपयोग किया जाता है उसे आमतौर पर लिखित और मौखिक भाषा की श्रेणी में रखा जाता है। इनमें जिन विधाओं का प्रयोग होता है वे हैं गद्य और पद्य। गद्य कहानी का रूप है जो लघु और बृहद दोनों हो सकते हैं। पद्य यानी कविता, जहां हम अपने विचारों को कम से कम शब्दों में साझा कर सकते हैं। कविता के क्षेत्र में गीत और गद्य में कहानी मानवीय सभ्यता के आद्य अभिव्यक्ति माध्यम है। तुलसीदास ने चौपाई, छंद आदि के माध्यम से राम कथा लिखा। यह अंतर मन में चलने वाली उधेड़, बुन, पीड़ा, संवाद आदि को बतलाने का सशक्त जरिया है। गीत, गजल, मुक्तक आदि से जुड़ने के बाद कविता संगीत की परिधि को भी विस्तार देती है, इसलिए कविता गाकर भी सुनाई जाती है। कविता के इस महत्व को देखते हुए
यूनेस्को द्वारा 21 मार्च 1999 को पेरिस में आयोजित सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष कविता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। कब? 21 मार्च 1999 को पेरिस में आयोजित सम्मेलन के दौरान प्रत्येक वर्ष कविता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। इसका उद्देश्य कवियों और कविता की सृजनात्मक गुण को सम्मान देना था। विश्व कविता दिवस के माध्यम से भाषाई विविधता का समर्थन करने के साथ लुप्त प्राय भाषाओं को विश्व समुदाय के बीच लाकर उनके संरक्षण का प्रयत्न करते हैं। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने प्रत्येक वर्ष 21 मार्च के दिन कवियों और कविता की स्वयं से लेकर प्रकृति और ईश्वर आदि तक के भावों को सम्मान देने का निश्चय किया है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और साहित्य अकादमी के द्वारा हर साल विश्व कविता दिवस बड़े उत्साह से मनाया जाता है। लिखने की विधा चाहे जो हो, पर कोई किसी की नकल नहीं कर पाता है। यही तो कविता को अमरता प्रदान करने वाला तत्व है। हर कविता अपने मन की उपज है। संवेदना एक हो सकती है, पर उसको व्यक्त करने के शब्द निस्संदेह अलग होंगे। समय की गति और रुचि में बहुत अंतर आया है। प्राचीन कविताएं कुतूहल प्रधान और अध्यात्म विषयक होती थीं, पर आजकल दूसरे अंगों की भांति मनोवैज्ञानिक विश्लेषण और मनोरहस्य के उद्घाटन को ध्येय समझती हैं। प्रकृति, प्रेम, संघर्ष आदि को कविता के मूल में बसते ही हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान। वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान ने दुख की अभिव्यक्ति का सटीक साधन कविता को ही माना है। यानी सुख के साथ दुख का भी भार कविताएं ढोती हैं। विश्व कविता दिवस के लिए तरह तरह के आयोजन होते हैं। कविता पाठ और पुराने कवियों को याद करना, पाठकों की प्रतिक्रिया आदि तो समारोह के अंश हैं ही। प्रकाशक के भी अनुभव पर ध्यान दिया जाता है और नई किताबों के विमोचन आदि किए जाते हैं। कविताओं का प्रचार प्रसार ही इस दिवस का उद्देश्य है। कविता वह जरिया है जो भेदभाव नहीं मानती। लोगों ने आज के साहित्य को भले ही वामपंथी, दक्षिणपंथी, दलित, नारी विषयक श्रेणियों में खंडित कर दिया हो, लेकिन असली साहित्यकार तो वही है जिसकी रचनाएं समाज का आईना बनती हैं। खुशी और गम को अंतर्भाव किस रूप में समाज के सामने लाते हैं और वह रूप किस हद तक पाठक को उद्वेलित करता है, यही कविता का उद्देश्य है। कविताएं कोरी कल्पना नहीं होती, वे यथार्थ का चित्रण हैं। यथार्थ में कथ्य बोझिल न हो जाए, इसलिए कवि शब्द संयोजन से शिल्प पैदा करता है जो सौंदर्य बोधक होता है। भाव, कथ्य और शिल्प के मेल से कविता बनती है। सहज सरल भाषा जिसे कम पढ़े लोग भी समझ लें और उसके आस्वादन से मन तृप्त हो, वही कविता उत्तम मानी जाती है। मनुष्य के भीतर छिपा एक कवि है जो सारी अनुभूतियों को भाषा में रचने के लिए अपनी स्मृति और मानसिक उद्यम के साथ निरंतरता बनाए रखता है। कविता की कोई कसौटी नहीं है, फिर भी जहाँ सार्थकता और अभिव्यक्ति का आकर्षण हो, वहाँ कविता सबसे ज़्यादा सराही जाती है। अपना एक
कीर्तिमान गढ़ना और फिर तोड़ देना बतलाता है कि कविताएं सतत लिखी जा रही हैं। कविता का रूप बदल सकता है, मंतव्य या गंतव्य नहीं। कविता मानव मन की गहरी अभिव्यक्ति का साधन है जो सार्वभौमिक कला के रूप में अपनाई जाती है। यह समुदाय और संस्कृति के बीच संवाद और सूझबूझ प्रदान करती है। कविता के विषय प्रस्तुत की खोज कवि बाहर से नहीं, अपने भीतर करता है। मानव प्रेम, उदारता और विश्व बंधुत्व की भावना कविता के मूल में है। इन भावनाओं के परिष्कार के लिए ही विश्व कविता दिवस की उत्पत्ति हुई। शास्त्रीय बंधनों का खंडन भी आवश्यक है, क्योंकि कविता वंदिश में नहीं लिखी जाती है। कविता संवेदना की उदात्त अवस्था है। वह प्रेम में आँखों का नीर बन जाती है, प्रकृति में ईश्वरीय तत्व को प्राप्त करती है और वेदना में नफरत की दीवार को ध्वस्त कर देती है। मानवीय संस्कृति कविता बनती है, लेकिन उसी संस्कृति को बेहतर करने का काम कविता करती है। संवाद के शाश्वत तत्व के रूप में कविता को अपनाकर इसके विकास में हमें अपना योगदान देना होगा, और यही विश्व कविता दिवस का लक्ष्य भी है। आगे है देश दुनिया से। विषय है अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन की कूटनीति। अमेरिका के साथ तनाव के बीच चीन की कूटनीति, यह आलेख लिखे हैं विलियम यांग। चीन और अमेरिका के संबंध और जटिल होते जा रहे हैं। बीते सप्ताह वार्षिक विधायी बैठकों के दौरान चीन के शीर्ष नेतृत्व ने अमेरिका पर चीन को रोकने और दमन का अभियान चलाने का आरोप लगाया, जिससे द्विपक्षीय संबंध बिगड़ते रहे। अमेरिका के बकनेल विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर झिकुन झू कहते हैं, चीन अमेरिका के बीच चल रहे तनाव ने चीन की कूटनीति की दिशा को सीधे तौर पर प्रभावित किया है। इसने चीन को ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे पश्चिमी लोकतांत्रिक देशों के साथ संबंधों को सुधारते हुए विकासशील दुनिया में पारंपरिक सहयोगियों के साथ संबंधों को मजबूत करने की कोशिश करने के लिए प्रेरित किया है। शी ने ईरान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान के नेताओं के साथ शिखर सम्मेलन किया, लेकिन बीजिंग में जर्मन चांसलर ओलाफ शुल्ज का भी स्वागत किया। फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज के वर्ष के अंत में चीन आने की संभावना है। ये सभी चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रयास को पीछे धकेलने की कूटनीति रणनीति का हिस्सा है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध के कारण चीन को लगता है कि उसकी बाहरी सीमाएं अनिश्चितता और अप्रत्याशित वजहों से घिरी होंगी। हेलसिंकी विश्वविद्यालय में विजिटिंग रिसर्च सारी अर्हो हैवरेन कहती हैं कि चुनौतीपूर्ण बाहरी वातावरण ने चीन को कई क्षेत्रों में अपनी विदेश नीति को फिर से तैयार करने के लिए मजबूर किया है। चीन ने ईरान व सऊदी अरब के बीच संबंधों को बहाल करने के लिए पिछले सप्ताह सफलतापूर्वक एक समझौता कराया था। इस समझौते के बाद चीन अब मध्य पूर्व में भी एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार है, जो संभावित रूप से तेल समृद्ध क्षेत्र में अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती देता है। अगला विषय है आपके पत्र से, वायु प्रदूषण चिंताजनक। यह लिखे हैं नितिन वर्मा, जो पलामू के हैं।
हाल ही में ग्रीन पीस और IQ एयर द्वारा 2022 के लिए विश्व के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची जारी की गई है। इसमें भारत दुनिया के सबसे प्रदूषित देशों में 8वें स्थान पर है, जबकि राजधानी दिल्ली प्रदूषित शहरों में 4थे स्थान पर है। दुनिया के 100 सबसे प्रदूषित शहरों में 61 भारत के हैं। यह स्थिति चिंताजनक है। जहरीली हवा में सांस लेने के कारण लाखों लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा है। ऐसे में सरकार के साथ आम जन को भी हवा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए गंभीर प्रयास करने की जरूरत है। अगला विषय है चीन पर अंकुश जरूरी। यह लिख रहे हैं सुभाष वोडावन जो रतलाम के हैं। अमेरिकी सीनेट में लाए गए एक प्रस्ताव के मुताबिक मैकमोहन लाइन ही चीन और भारत के अरुणाचल प्रदेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। अमेरिकी सीनेट का यह प्रस्ताव वर्तमान के तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा जिन देशों से लगती है उन सभी से उनका सीमा संबंधी विवाद चल रहा है। अमेरिका प्रस्ताव के बाद अन्य बड़े देशों को भी चीन की इस विस्तारवादी नीति पर अंकुश के लिए खुलकर प्रयास करने चाहिए। अगला विषय है रचनात्मक सोच का भविष्य। यह आलेख है देवेंद्र राज सुथार का, जो टिप्पणीकार हैं। जापान और दक्षिण कोरिया में छात्रों को अधिक नवीन और रचनात्मक बनने की शिक्षा दी जा रही है ताकि वे वैश्विक अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो सकें। आज हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में शिक्षा के जरिए रचनात्मक सोच की प्रवृत्ति विकसित करना जरूरी है। रचनात्मकता सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधनों में से एक है। एक अध्ययन के अनुसार 98% छात्र स्कूलों में प्रवेश के समय अलग सोच रखते हैं, लेकिन जब वे शिक्षा प्रणाली से गुजरते हुए 25 साल की उम्र तक आते हैं, उनमें से केवल 2% ही अलग सोच रख पाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन से ही हमारी शिक्षा प्रणाली सवालों के तैयार जवाब देती है, जिससे छात्रों के खुद सोचने समझने की क्षमता का ह्रास होने लगता है। रटंत विद्या पूछताछ, खोज, प्रयोग और अन्वेषण की प्रक्रिया को हतोत्साहित करती है, जिससे छात्र केवल लकीर के फकीर बनने की ओर आकर्षित होते हैं। रटने की प्रवृत्ति ने प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ को जन्म देकर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में इस शिक्षा प्रणाली से पढ़कर निकले छात्रों से मौलिक शोध की उम्मीद नहीं की जा सकती। पाठ्येतर गतिविधियां न केवल एक रचनात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने में मदद करती है, बल्कि छात्रों को किसी भी पूर्वाग्रह का सामना किए बिना एक बड़े मंच पर अपनी आंतरिक प्रतिभा का पता लगाने की अनुमति देती है। रचनात्मक सोच हमें नौकरियों में आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती हैं, क्योंकि भविष्य में नौकरियां रचनात्मक सोच पर अधिक जोर देंगी। अगर हम नए आविष्कार करना चाहते हैं तो समाज में सकारात्मक बदलाव के साथ व्यक्तिगत स्तर पर समृद्धि लाने की जरूरत है। दुर्भाग्य से स्कूल हमें एक निर्धारित अध्ययन में इतना व्यस्त रखते हैं कि रचनात्मकता के लिए कोई जगह नहीं बचती। स्कूलों को उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो छात्र के दिमाग को चुनौती देते हैं, उनके विश्लेषणात्मक कौशल को सुधारते हैं और उनकी रचनात्मक सोच क्षमता को बढ़ाते हैं। इससे उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी।
सत्ता में बैठे लोगों को समझना चाहिए कि भारतीय शिक्षा प्रणाली को गंभीर सुधारों की आवश्यकता है। आध्यात्मिक, नैतिक, शारीरिक और मानसिक रूप से छात्रों को विकसित करने के लिए मौजूदा शिक्षा प्रणाली को बदलना चाहिए। छात्रों में रचनात्मकता का पोषण करना समय की मांग है और इसके लिए हमें अपनी शिक्षा प्रणाली में विशेष रूप से छात्रों को पढ़ाने और सीखने की तरीकों में बड़े सुधार लाने की आवश्यकता है। अगला आलेख है आत्मशोधन का कर्म। हमारे चारों ओर जो कुछ भी हो रहा है वह सब कर्म द्वारा नियमित होता है। कोई भी कर्म सर्वप्रथम मन में विचार रूप में जन्मता है। इस विचार पर आंतरिक चिंतन मनन होता है, फिर उसे कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। तब मनुष्य वह कार्य करता है। उसके कर्मों से ही अंततः उसके चरित्र का निर्माण होता है। जीवन पर अपनी पकड़ बनाए रखने का एक ही उपाय है उचित और गहन चिंतन। उचित चिंतन का गहन चिंतन में परिणत हो जाना अति उत्तम है। आत्मनिरीक्षण की आदत डाले बिना मन के अंदर क्रियाशील सभी विचारों पर उचित नियंत्रण रख पाना असंभव है। अंतःकरण में मन, विक्षेप और आवरण 3 दोष होते हैं। जब तक इन दोषों को दूर कर मन को निर्मल नहीं बना लिया जाता, उससे दूषित विचार जन्म लेते रहते हैं। वैचारिक पवित्रता होने पर ही हमारे आचरण व कर्म में उत्कृष्टता के दर्शन हो सकते हैं। गीता का उपदेश है कि मनुष्य को निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। हम ऐसा कोई भी कर्म नहीं कर सकते जिससे कहीं कुछ भला न हो, और ऐसा भी कोई कर्म नहीं है जिससे कहीं न कहीं कुछ हानि हो। प्रत्येक कर्म अनिवार्य रूप से गुण दोष से मिश्रित रहता है। सत और असत दोनों प्रकार के कर्मों की जड़ हमारे मन में ही विकसित होती है। मन में अच्छे विचार उत्पन्न होंगे तो हमारे कर्म भी शुभ होंगे और कुविचारों का परिणाम अशुभ कर्मों के रूप में प्रकट होगा। मन में उत्पन्न होने वाले दूषित विचार हमें दुष्प्रवृत्तियों की ओर प्रेरित करते हैं और हमारे सर्वनाश का कारण बनते हैं। अतः हमें अपने मन में पनपने वाले कुविचारों को समूल उखाड़ फेंकने का सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। संस्कार, परिष्कार और संशोधन द्वारा मन से अवांछनीय तत्वों, दुर्गुण आदि को हटाकर उसके स्थान पर सद्गुणों को प्रतिष्ठापित करना ही हमारी संस्कृति का मूल आधार है। इसी से दुर्गुणों, दुर्विचारों और दुखदायी तत्वों को मन में प्रवेश करने से रोका जा सकता है तथा उनके स्थान पर शुभ तत्व, शुभ विचार अपनी सुगंध फैलाने लगते हैं। आत्मशोधन का यह क्रम जीवन पर चलते रहना चाहिए। इसी के साथ आज का संपादकीय प्रभात समाप्त होता है।